हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप में से काफी स्टूडेंट्स इस बार आरजीएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे की जाए। आरजीएस मेंस में आपको पता है कि एक क्वेश्चन सेपरेटली आपसे पूछा जाएगा जो कि जजमेंट राइटिंग के ऊपर होगा, चार्ज फ्रेमिंग के ऊपर होगा, सिविल में भी होता है और आप क्रिमिनल में भी देखते हैं। तो आप जजमेंट राइटिंग को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जजमेंट राइटिंग करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज कि जजमेंट का फॉर्मेट क्या है। जब आपको जजमेंट का फॉर्मेट पता होता है तो सबसे पहले आप किसी भी जजमेंट को, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, उसको आप करेक्टली फ्रेम कर पाएंगे। देखिए, उसके अंदर का कंटेंट आपको कैसे करना है प्रिपेयर, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको वो पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो फॉर्मेट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, जो आपको याद रखने हैं जब आप आरजीएस मेंस का एग्जाम देंगे। तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये जो फॉर्मेट मैं आपको भी बताने वाला हूं, ये बेसिकली एक सिविल जजमेंट का फॉर्मेट है। क्रिमिनल जजमेंट कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि अगर आपने इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया, इस फॉर्मेट को जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने फॉलो किया तो एटलीस्ट आपको जो फॉर्मेट के मार्क्स हैं वो तो जरूर मिलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आपको जजमेंट राइटिंग में और भी अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप जब जजमेंट को ड्राफ्ट करेंगे, जब जजमेंट को लिखेंगे, तो उसके इंटरनल कॉन्टेंट को आप कितना अपनी प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जजमेंट राइटिंग में मैंने यहां पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि यहां पे अगर आप देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, सिविल केसेस। यहां पे आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिविल जजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिमिनल के बारे में, चार्ज फ्रेमिंग के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे। ये वीडियो जो है, ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ सिविल जजमेंट ड्राफ्ट करने के फॉर्मेट के बारे में बात करता है और यहाँ पे इसके कंटेंट को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर एक सिविल केस में जजमेंट आपको लिखना है, आप एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो बन गए हैं और आरजीएस मेंस में बनने से पहले आपको आरजीएस मेंस देना है और वहां पे आपको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है डेजिग्नेशन ऑफ द कोर्ट एंड प्लेस ऑफ सिटिंग। तो यहां पे आप किस तरीके से लिखेंगे, इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, और उसके साथ साथ में क्या होगा, शहर का नाम होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इन द कोर्ट ऑफ, और उसके साथ में आपको जो नेम ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उनका नाम भी साथ में मेंशन करना होता है, जो भी उनका नाम है। यहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको हिंदी में कहा जाता है पीठासीन अधिकारी, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों के लिए बता रहा हूं, पीठासीन अधिकारी। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं सारा फॉर्मेट आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, उसके आगे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, वो आप लिखेंगे और उसके बाद सिटी का नाम होगा, शहर का नाम होगा, और उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज का नाम होता है। इससे जजमेंट की शुरुआत होती है। उसके साथ में सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है केस नंबर। केस नंबर में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। एक तो उस केस का जो इंडिविजुअल नंबर जो कोर्ट अलॉट करता है जब आपने केस को फाइल किया था तब, और उसके साथ साथ कौन से ईयर का वो केस है, तो साथ में ईयर भी वहां पे लिखा होता है, राइट। तो वहां पे फिर केस नंबर ऑफ और वहां पे ईयर वहां पे लिखा होता है जो आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम, उसके बाद केस नंबर, एंड थर्ड पॉइंट यहां पे अगर हम देखें तो ये बात करता है टाइटल ऑफ द केस के बारे में। देखिए, टाइटल ऑफ द केस की जब हम बात करते हैं, इसमें आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी कि वादी और प्रतिवादी दोनों के बारे में लिखना होता है। तो यहां पे आपको वादी की डिटेल पहले लिखनी होगी कि वादी कौन है, उसके फादर का नेम क्या है और वो कहां का रहने वाला है। ये डिटेल आप किसके बारे में लिखेंगे, पहले आप प्लेंटिफ के बारे में लिखेंगे, फिर वर्सेस लिखकर आपको नीचे लिखना होगा डिफेंडेंट के बारे में। दोनों पार्टीज का जो जिक्र होगा वो सबसे पहले कहां होगा, वो सबसे पहले ऊपर होगा। इसके साथ में यहां एक और पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज के साथ में एक पॉइंट यहां पे मैं और ऐड करूंगा, और वो पॉइंट होता है किसके बारे में, काउंसिल के बारे में। एक पॉइंट यहां पे हमें मिस नहीं करना, वो पॉइंट होता है किसके बारे में, काउंसिल के बारे में होता है। तो यहां पे दोनों की काउंसिल्स के बारे में लिख रहा होता है, यानी कि प्लेंटिफ की काउंसिल कौन है और उसके साथ साथ जो डिफेंडेंट है उसकी काउंसिल कौन है।
वादी और प्रतिवादी दोनों के जो एडवोकेट्स हैं उनके डिटेल भी उसके बाद में गिवन होती है। पहले पार्टीज का डिस्क्रिप्शन और पार्टीज के डिस्क्रिप्शन के बाद में उनके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया जाता है, ताकि उससे हमें ये पता लगता है कि ये केस, इस केस में कौन कौन से एडवोकेट्स जो हैं वो प्लेंटिफ की साइड से एंड डिफेंडेंट की साइड से अपीयर हुए थे। उसके बाद में अब जो जजमेंट है वो स्टार्ट होता है। तो अब जब जजमेंट शुरू होगा तो सबसे पहले डेट ऑफ डिलीवरिंग, तो पहले एक हेडिंग डलती है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, पहले एक हेडिंग डलती है जो जजमेंट हेडिंग यहां पे लिखी जाती है जजमेंट में। उसके बाद में पहले आपको पता है क्या आ गया, पहले कोर्ट का नाम आ गया, फिर केस नंबर आ गया, टाइटल ऑफ द केस आ गया। टाइटल ऑफ द केस कैसे होता है आप लोगों को पता है, ये बेसिकली केस की साइटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि केस किसने फाइल किया था और किसके अगेंस्ट में था। लेकिन ये टाइटल थोड़ा सा उससे भी ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि इसमें पार्टी का नाम, पार्टी के फादर का नाम, राइट, फादर का नाम और कहां का रहने वाला है उसकी डिटेल, और उसके बाद में वर्सेस डिफेंडेंट की भी तीनों डिटेल यहां पे गिवन होती है। उसके बाद में दोनों पार्टीज की जो काउंसिल्स है उनकी डिटेल दी जाती है, और उसके बाद में जजमेंट हेडिंग एक डाली जाती है जजमेंट, और उसके बाद में डेट ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट और ऑर्डर। अब यहां पे इसकी डेट मेंशन की जाती है कि ऑन दिस डे ऑफ, ठीक है, ऑन दिस डे ऑफ, तो यहां पे जो भी महीने का जो भी दिन है उस दिन को वहां पे मेंशन किया जाएगा ऑन दिस डे ऑफ, और ईयर मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद में हमारा अब जो जजमेंट है वो जजमेंट शुरू होगा। लेकिन जजमेंट शुरू करने से पहले ये सारा फॉर्मेट का एस्पेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होता है। मैंने आपको बताया कोर्ट रेजिग्नेशन, केस नंबर, टाइटल ऑफ द केस, जजमेंट और ऑर्डर हेडिंग आएगी, और उसके बाद में उसकी डेट आती है। डेट के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पे जजमेंट शुरू हो चुका है। अब जब जजमेंट शुरू होता है तो इसका जो पोर्शन है उसको भी मैंने अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना होगा, सेकंड पैरा में क्या लिखना होगा, थर्ड पैरा में क्या लिखना है, फोर्थ में क्या लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है कि क्या रिलीफ मांगा था प्लेंटिफ ने। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया था वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फाइल किया था। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा होगा कि प्लेंटिफ ने ये जो सूट है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और परमानेंट इंजंक्शन के लिए फाइल किया था। तो आप उस पैराग्राफ में इसको लिखेंगे कि प्लेंटिफ ने ये केस किस पर्पस के लिए, किस रिलीफ के लिए फाइल किया था। मान लो प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया था वो प्रॉमिसरी नोट पर पैसा रिकवर करने के लिए फाइल किया था। तो आप उसमें क्या लिखोगे, द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड दिस सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ऑन ए प्रॉमिसरी नोट, और प्रॉमिसरी नोट की डिटेल लिखकर वहां पे आपको कंक्लूड करना होगा, क्योंकि केस की शुरुआत प्लेंटिफ से हुई थी, वादी से हुई थी। तो यहां पे आपको प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया, क्या रिलीफ उसने डिमांड किया था, यहां पे मेंशन करना होता है। उसके बाद में पैरा टू यहां पे बात करता है ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनको पार्टीज ने एडमिट कर लिया है। यानी कि ये वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को लेकर दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर यहां पे बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया कि प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया वो प्रॉमिसरी नोट पे केस फाइल किया है। तो यहां पे पैरा नंबर 2 में क्या आ जाएगा, पैरा नंबर 2 में ये आ जाएगा कि जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हां उसने एक प्रॉमिसरी नोट दिया था और प्रॉमिसरी नोट पे साइन उसी ने किए थे। वो प्रॉमिसरी नोट देने की बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो यहां पे एडमिटेड फैक्ट्स है जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है उन्हें पहले लिखा जाता है। उसके बाद में आता है क्या, उसके बाद में आता है कि जो प्लेंटिफ ने जो अपनी एलिगेशंस लगाई थी, डिफेंडेंट के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई थी ना, उनको बेसिकली एक तरीके से समराइज्ड फॉर्म में रिप्रोड्यूस करना होता है। आप बोलोगे सर समराइज्ड फॉर्म में रिप्रोड्यूस कैसे करना होता है, यानी कि आपको पता है कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने जो प्लेंट फाइल किया था उसमें उसने बहुत सारी बातें लिखी थी, उसके बहुत सारे आरोप थे, एलिगेशंस थे जो उसने डिफेंडेंट के ऊपर लगाए थे। तो यहां पे अब जज को क्या करना होता है, जज को बेसिकली उसका एक समराइज्ड वर्जन इस वाले पैराग्राफ में प्रेजेंट करना होता है, जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, प्लेंटिफ के केस के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद में नंबर आता है किसका, डिफेंडेंट का, कि डिफेंडेंट ने जो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया था, तो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया था, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया था। तो डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स थे उनको उनका एक समराइज्ड फॉर्म वापस से रिक्रिएट किया जाता है। तो वापस से कहां रिक्रिएट करते हैं, केस ऑफ द डिफेंडेंट वाले पैराग्राफ में हम उसको रिक्रिएट करते हैं। और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में हम बात करते हैं इशू एंड फाइंडिंग्स के बारे में। तो इशू एंड फाइंडिंग्स यहां हमें देखना होता है सीपीसी का ऑर्डर नंबर 14 जो बात करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि जब कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग हो जाती है ऑर्डर नंबर 10 में,
उसके बाद में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करता है। इश्यूज की फ्रेमिंग किससे होती है, इश्यूज की फ्रेमिंग जो है वो जो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, रिटर्न स्टेटमेंट जो फाइल हुआ, पार्टीज को जो एग्जामिनेशन किया, उस बेसिस पे कोर्ट क्या करता है, उस बेसिस पे कोर्ट इश्यूज को फ्रेम करता है। इश्यूज फ्रेम करना बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर कोर्ट को ट्रायल प्रोसेस में ढूंढना होता है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस कोर्ट ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ लिया, तो कोर्ट यहां पे क्या लिखेगा, तो यहां पे बेसिकली एक तरीके का पूरा पैराग्राफ बनता है, राइट। सो इसमें लिखा होता है, यहां पे आ जाते हैं इश्यूज, यहां पे इश्यूज लिखे होते हैं और यहां पे उनकी फाइंडिंग्स होती है। जैसे कि हम ये बोल दें कि प्रूव हुआ या प्रूव नहीं हुआ, इस तरीके से यहां पे इसमें लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, जो इश्यूज कोर्ट ने पहले फ्रेम किए थे। तो यहां पे इशू नंबर 1 आ गया और यहां पे मैं अगर बोलता हूं कि इफ इट इज इशू नंबर 2, तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कोर्ट ने की थी ऑर्डर नंबर 14 में, ऑर्डर नंबर 14 में उनका आंसर अब अल्टीमेटली आपको जजमेंट में देना होता है। तो अगर आप फिर से अब इस एस्पेक्ट को देखोगे तो पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस रिलीफ के लिए केस फाइल किया था, कौन से फैक्ट्स को एडमिट कर लिया, केस ऑफ द प्लेंटिफ, केस ऑफ द डिफेंडेंट और इश्यूज कौन कौन से थे और उन इश्यूज के ऊपर फाइंडिंग क्या क्या थी, इसको हमने यहां पे देखा। अब उसके बाद में जब हम इससे आगे चलते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब आपने जो इश्यू फ्रेम किए थे, उन इश्यू फ्रेम्स करने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ऊपर अपना फैसला दे दिया है। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है कि अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किस बेसिस पे दिया है। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। अब रीजनिंग की जब बात करते हैं तो कोर्ट रीजनिंग कैसे लेकर आता है यहां पे, तो उसके लिए हम एविडेंसेस को देखते हैं। कोर्ट ने जो इश्यूज फ्रेम किए थे और इश्यूज फ्रेम करने के बाद में उनका जो आंसर दिया कोर्ट ने कि प्रूव हो गया है, नॉट प्रूव हुआ है या डिसअप्रूव्ड हुआ है, उसके रीजंस क्या हैं, तो उसके लिए हम आते हैं एविडेंसेस के ऊपर। और जब हम एविडेंस के ऊपर आते हैं तो यहां पे डिस्कशन ऑफ एविडेंस, अब अगला जो पॉइंट आता है दैट इज डिस्कशन ऑफ एविडेंस जजमेंट में। यहां पे होता है क्या, मार्शलिंग और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाकर आपको समझा दूंगा कि मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैसे काम करता है। अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि मार्शलिंग में जितने भी एविडेंसेस होते हैं उनको एक सीक्वेंस में रखा जाता है। तो एक सीक्वेंस में उनको रखने के बाद में आता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस, यानी कि यहां पे अब एविडेंसेस को इवैल्यूएट किया जाता है। यानी कि जो आपने यहां पे एविडेंस जो आपके सामने रखे गए वो कितने रेलेवेंट थे, उनकी रेलेवेंसी, उनकी इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हम किस में बात करते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में देखते हैं। बेस्ट एविडेंस हमारे पास में कौन सा था, एविडेंस कितना रिलायबल था। तो जो ट्रायल प्रोसेस में आपके पास में एविडेंसेस आए उनको फिर हम इस सीक्वेंस में यहाँ पे मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में रखते हैं और इनको हम सेपरेट करते हैं हर एक इशू के ऊपर। इश्यूज क्या है, बेसिकली इश्यूज वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें ट्रायल प्रोसेस में ढूंढना होता है और उसके बारे में हमें आंसर जजमेंट में देना होता है। लेकिन जो हमने आंसर दिया है उसका हमें रीजनिंग भी प्रॉपर देनी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जजमेंट में कि आपने जजमेंट कौन कौन से ग्राउंड्स पे लिया है। तो उसकी जितनी रीजनिंग स्ट्रांग होती है तो अपील में जाने के बाद में उसके रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। अगर एक जजमेंट है जो कि जिसमें कि पूरा रीजंस है, जैसे कि हम बात करते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, या हमने कहा ना कि जजमेंट में अगर प्रॉपर रीजनिंग दी गई है और अगर वो रीजनिंग लॉजिकल है तो उसके बाद में जब उसमें अपील भी की जाती है तो उसके रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी कम हो जाती है। इसको समझने के लिए अगर आपको मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस समझना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए और स्पेशली जो सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक के जो प्रोविजंस हैं, रेलेवेंसी के जो प्रोविजंस हैं, वो आपको प्रॉपर पता होने चाहिए। जजमेंट राइटिंग में एविडेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप यहां पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तो ये हमने बात करी एविडेंसेस के बारे में, एविडेंस वाली स्टेज खत्म हो गई। उसके बाद में रिलीफ एंड कॉस्ट जो कोर्ट ने दिया है, कंक्लूजन ऑफ द केस, इसमें एज ए होल आता है। मान लो कोर्ट ने यहां पे ये कहा है कि कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को यहां पे ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ को दे दी जाए, प्लेंटिफ के नाम पे वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दे, प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दे, राइट, और प्लेंटिफ जो है वो यहां पे उसको रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट कर दे। अगर दोनों के बीच में ऐसा कोई प्रॉपर्टी सेल और बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर कोर्ट कोई कॉस्ट लगा रहा है तो यहां पे कॉस्ट के बारे में लिखा होगा कि कोर्ट जो है वो एक पार्टी के ऊपर कितनी कॉस्ट जो है वो इंपोज कर रहा है। इसके साथ साथ में
इसके साथ साथ में कई बार ये भी लिखा होता है कि अगर कोर्ट मान लीजिए लीगल एक्सपेंसेस लगा रहा है तो लीगल एक्सपेंसेस के बारे में भी यहाँ पे लिखा होता है कि जो एक्सपेंसेस प्लेंटिफ के जो एक्सपेंसेस लगे वो कौन बेयर करेगा, वो डिफेंडेंट बेयर करेगा, उसके बारे में भी लास्ट में प्रोविजन होता है। और फिर आता है इसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट विच इज द ऑपरेटिंग पोर्शन। ऑपरेटिंग पोर्शन में लिखा होता है ग्रांटिंग रिलीफ विद डायरेक्शन टू फ्रेम ए डिक्री। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया और साथ ही साथ विद डायरेक्शन टू फ्रेम ए डिक्री। अब मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूं, कई बार मैंने कहा है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं कहता हूं कि देखो जजमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ होता है ना वही डिक्री होता है। और अगर आप सीपीसी पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, जजमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ है वो डिक्री है और डिक्री जजमेंट बनने के बाद ड्रॉ होती है। लेकिन जजमेंट और डिक्री में क्या फर्क है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पे आपको समझ में आ रहा है। डिक्री रिलीफ के बारे में बात कर रही है, लेकिन जजमेंट जो है वो पूरे केस के बैकग्राउंड के बारे में बात करता है। जजमेंट जो है वो केस के फैक्ट्स के बारे में बात करता है, वो बात करता है इश्यूज के बारे में, एविडेंसेस के बारे में, रीजनिंग के बारे में बात करता है। ये जो मैंने आपको जजमेंट बताया है, ये जजमेंट बेसिकली एक सिविल कोर्ट का जजमेंट का फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। अगर यही जजमेंट एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट का होता तो डिफरेंट होता, ये आप लोगों ने पक्का सीपीसी में पढ़ा होगा। सो ग्रांटिंग रिलीफ विद डायरेक्शन टू फ्रेम अ डिक्री, और उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाता है, सिग्नेचर ऑफ द जज विद डेट एंड डेजिग्नेशन। तो फिर उसके बाद में जज के जो सिग्नेचर्स हैं वो आ जाएंगे और डेट और डेजिग्नेशन आ जाती है, और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द जज ऑन ईच पेज ऑफ द जजमेंट एंड सील ऑफ द कोर्ट ऑन ईच पेज। तो हर पेज के ऊपर क्या होंगे, जज ऑनरेबल जज जो होंगे उनके सिग्नेचर होंगे और इसके साथ में वहां पे सील लगी होगी। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आप जजमेंट राइटिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, एक बेटर वे में कर पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि अब मैं इस फॉर्मेट को यूज करते हुए एक जजमेंट आपके सामने लेकर आऊं, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए एक जजमेंट कैसे ड्राफ्ट होता है, उसका फॉर्मेट जो बना बनाया होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो सके। लेकिन अभी इस वीडियो से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जजमेंट राइटिंग में कंसीडर करने चाहिए। ये बेसिकली वो फॉर्मेट है, ये बेसिकली वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस को हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। और अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो जजमेंट राइटिंग आपके लिए करना काफी आसान होगा, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये इंप्रूव हो जाएगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुमार गौरव सर के बर्थडे पर उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत बड़ा ऑफर, और इस ऑफर में उत्कर्ष जो है वो आपको ऑफर कर रहा है अपने लॉ के सारे कोर्सेज पर 18% का एडिशनल डिस्काउंट। सो अगर आप हमारे लॉ के किसी भी कोर्स में, चाहे वो जजमेंट राइटिंग का कोर्स हो, चाहे वो आरजेएस मेंस का कोर्स हो, आप किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको मिलेगा 18% का एडिशनल डिस्काउंट। इस एडिशनल डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कोड यूज करना है KG18। इस कोड को यूज करके जब आप यूज करेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग प्राइस पर 18% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ 20 जुलाई तक है, तो आप 20 जुलाई तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे अभी कोर्सेज हैं जो उत्कर्ष की ऐप के ऊपर आपको एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं, जिसमें आप हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ जजमेंट राइटिंग सीखनी है, मेंस के लिए ऐसे राइटिंग को समझना है, तो भी आप उत्कर्ष की ऐप के ऊपर हमारे लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी जजमेंट राइटिंग के बारे में। आपको पता लगा होगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप जजमेंट राइटिंग पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।